बुलेटिन में सबसे पहले बात, वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के मुतालबे पर इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। कहा ये जितने भी मुतालबे कर लें, साजिशी टोले के मुतालबे पर इस्तीफा नहीं देंगे। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम का कहना था कि उनका ज़मीर और दामन साफ है, वक्त आने पर सब राज खुल जाएंगे, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने JIT रिपोर्ट को जाती कारोबार पर मफरूजों, इल्जामात और बुहतानों का मजमुआ करार दे दिया। कहा 32 साल की सियासत में एक पैसे की भी खुर्द-बुर्द नहीं की। इजलास में वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम का ओपोजिशन को साफ इनकार। वजीर आजम नवाज शरीफ ने काबीना के इजलास में हतमी फैसला सुना दिया। काबीना ने डेस्क बजाकर वजीर आजम के फैसले की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपोजिशन के मुतालबात और JIT की रिपोर्ट पर खुलकर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि JIT की रिपोर्ट उनके जाती कारोबार पर मफरूजों, इल्जामात और बुहतानों का मजमुआ है। JIT की रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली जबान में बदनीयती नजर आती है। पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। जितने भी मुतालबे कर लें, साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा, उनका ज़मीर और दामन साफ है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि उनके खानदान ने सियासत से कमाया कुछ नहीं, अलबत्ता खोया बहुत कुछ है। JIT को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया और बगैर किसी झिझक के खुद को और पूरे खानदान को JIT में पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे का मुतालबा करने वालों के मजमूई वोटों से ज्यादा वोट लिए। उन्होंने किसी दौर में किसी मंसूबे में करप्शन की हो तो बताएं। उनका कारोबार खानदान के किसी भी शख्स के सियासत में आने से पहले से है। उनके और शहबाज शरीफ के किसी भी दौर में करप्शन का सबूत मिला है तो सामने लाएं। नवाज शरीफ का कहना था कि यहाँ अरबों के मंसूबे लग रहे हैं, किसी भी सतह पर कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई। मुल्क की तरक्की के एजेंडे को किसी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। बेबुनियाद और झूठे इल्जामात पर इस्तीफा मांगने वाले अपनी तरफ देखें। मुल्क में तरक्की के नए सफर का आगाज हो चुका, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर काबीना ने वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अभी आपको बताएं विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी। इत्तेहादी जमातों के वज़रा ने इजहार ख्याल किया है और कहा है कि आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं और सियासी बहरान पैदा किया जा रहा है, ये कहा है अकरम दुरानी ने। ज़राए के मुताबिक हमें आवाम से राबतों का फुकदान कम करना होगा, ये भी कहा अकरम दुरानी ने। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, किन ख्यालात का इजहार किया इत्तेहादी जमातों के वज़रा और वफाकी वज़रा ने वफाकी काबीना के इजलास में? क्या इनसाइड रिपोर्ट है आपके पास? वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में जहां पर पूरी कैबिनेट की तरफ से एतमाद का इजहार किया गया है, वहां पे हुकूमती इत्तेहादियों ने बड़े अच्छे अंदाज में वज़ीर आज़म को खिराज पेश किया है और उनके साथ खड़े होने का इंदिया दिया है। ये इत्तेहादी JUIFA, मुस्लिम लीग फंक्शनल, नेशनल पार्टी और दीगर जमातों ने वज़ीर आज़म से कहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं। अकरम दुरानी का कहना था ज़राए के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं और सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अवाम से राब्तों का अगर कहीं फुकदान है तो इस फुकदान को अब कम करना होगा और अवामी राब्ते बढ़ाकर अपनी हिकमत अमली अवाम के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसमें अपोजिशन की तरफ से इस तरह का शोर मचाना सियासी निजाम को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि हासिल बजंजो के नेशनल पार्टी के अहम रुकन हैं और वजीर भी हैं पोर्ट एंड शिपिंग के। उन्होंने कहा कि आपने खुद और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करके नई रवायत कायम की है। हम सब मुत्तहिद हैं और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि आप और आपके खानदान को जानते हैं कि आप पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा है। यहाँ पर इजलास में वज़ीर आज़म को चौधरी निसार अली खान ने भी खराज तहसीन पेश किया है, जिनके बारे में ये इतलात आ रही थी कि वो कंसल्टेटिव इजलासों में नहीं बैठ रहे। आज कैबिनेट के इजलास में वो मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी रिपोर्ट पेश हुई है, फैसला आना बाकी है। हमारी हुकूमत का क्रेडिट यही है कि ये शफाफियत पर चल रही है और तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनका खानदान और दुआ भी है कि सुप्रीम कोर्ट में सुरखरूर हो। ख्वाजा आसिफ ने भी खिताब किया है इजलास में और कहा है कि घबराने वाले नहीं है। मुश्किल हालात का अवामी हमायत से पहले भी मुकाबला किया है और अब भी वज़ीर आज़म साहब को अवाम की अक्सरियत हमायत हासिल है, लिहाजा कानूनी और सियासी सतह पर अपोजिशन को शिकस्त होगी। आज के इस इजलास में तमाम जो अरकान हैं उन्होंने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का जो इस्तीफा ना देने का ऐलान है उसकी तौसीक की है और उसकी हिमायत की है और साथ ही में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी इस बात का इंदिया दिया है कि उनकी कानूनी टीम भरपूर तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट जा रही है। शुक्रिया आपका। आसिफ अली भट्टी बता रहे थे वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी।
पीटीआई अपने मुतालबात में एक और कदम आगे बढ़ गई है। मुतालबा कर दिया है कि नया वजीर आजम नहीं, नया इलेक्शन चाहिए। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ भी इस्तीफा दें। बाबर आवान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बगैर बात नहीं बन सकती। इसहाक डार भी इस्तीफा दें। शरीफ खानदान का मुंशी पाकिस्तानी खजाने की लूटमार में शामिल है। बाबर आवान का कहना था कि नवाज शरीफ रोएं पीटें जो मर्जी करें, कोई सियासी शहीद नहीं मानेगा। आयान अली को पकड़ने वाली एफआईए हिजाजी को क्यों ना पकड़ सकी। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के लिए दरखास्तों की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने अदायगी का सबूत मांगा था, सिर्फ शफाफियत देखना चाहते थे। ऑफशोर कंपनियां अमूमन पैसे छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। अदालत इत्मीनान करना चाहती है कि लंदन फ्लैट का पैसा पाकिस्तान से तो नहीं गया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कंबर मुर्तजा जैदी से। कंबर, क्या तफसील है आपके पास अदालती कार्रवाई की? बिल्कुल अबसर, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को लंदन फ्लैट्स की खरीदारी, रकम की अदायगी और मॉर्टगेज से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा कराने के लिए एक हफ्ते की मोहलत देती है। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्म में कहा है कि इसके बाद किसी फरीक की दस्तावेजात अदालती इजाजत के बगैर कबूल नहीं की जाएंगी। पनामा केस जो है, फिर रिमार्क देते हुए कहा कि पनामा केस को हम जल्द निपटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल बन जाती है कि ताखीर हो जाती है। अदलिया के लिए बतौर इदारा भी बेहतर होगा कि ये मुकदमा जल्द निपटाया जाए। इसमें चीफ जस्टिस ने आज ये भी रिमार्क दिए हैं कि मीडिया और आवाम को बता रहे हैं कि ये केसेस हम जल्द खत्म करना चाहते हैं। इससे कबल जो है अनवर मंसूर जो के बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनकी जो इल्तवा की दरखास्त थी उस पर बात हुई। नईम बुखारी ने बताया कि उनसे पूछ लिया गया है। अनवर मंसूर हार्ट सर्जरी कराने अमेरिका में हैं, तो वो 27 को वापस आएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये केस 25 जुलाई के लिए समाअत को फिक्स करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये केस जल्द खत्म हो जाए। अकरम शेख ने अदालत से इस्तदा की कि उनकी तरफ से जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं टैक्स के मामलात पे अदालत की मुआवनत करेंगे, तो अदालत ने उनकी इस्तदा अलाउ करते हुए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउ किया कि वो टैक्स से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसकी अदालत में मुआवनत करें। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशंस जो हैं वो चीफ जस्टिस के सामने रखी और अदालत ने वो सुनते हुए समाअत जो है 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका कमर जैदी। इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि हम पैनामा केस को जल्द निपटाना चाहते हैं। मीडिया और आवाम को बता रहे हैं कि केसेस जल्द खत्म करना चाहते हैं और केसेस जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरत हाल की वजह से ताखीर हो जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मामूल के मुकदमात नहीं, इन मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हालात हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा कर देते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया के लिए बतौर इदारा भी बेहतर होगा कि ये मुकदमे जल्द खत्म हो, कभी भी इन मुकदमात में ताखीर नहीं चाहते। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है कि इमरान खान किन पैसों से ऑक्सफोर्ड गए इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब, आपके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, हो सकता है कि आपने ज़कात खैरात के पैसे से फ्लैट भी ले लिया हो। तलाल चौधरी ने भी बात की और कहा कि सुबह उठकर इस्तीफे की भीख मांगना शुरू ना किया करो, हम आवाम के वोटों से आए हैं, नहीं देंगे इस्तीफे। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि JIT ने क्राइम किया है, स्क्रिप्ट के मुताबिक काम किया है, उन्होंने रिपोर्ट में गलत दस्तावेजात लगाई हैं। आपके पास ना एक फ्लैट की ना मनी ट्रेल उसकी है, ना बनी गाला की है, टैक्स चोरी भी आपकी साबित हो चुकी है, आपकी कंसीलमेंट भी साबित हो चुकी है, मनी ट्रेल आपके पास है नहीं। जितना ज़कात और सदकात का पैसा आप कहते हैं कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, और भाईजान सबसे पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें 2-3 कमीशन बनने हैं, तो आपकी वो सदाकत, वो अमानत जो झूठ में मबनी है, वो सब इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर हम पूरी कौम के सामने, हम नहीं बल्कि अदालत बताने जा रही है। रोज अपोजिशन वालों अपना वक्त ना जाया करो। जब तुम डंडे लेकर PM हाउस पर हमलावर हुए उस वक्त भी इस्तीफा नहीं दिया, और अब भी सुबह सुबह उठ के फकीरों की तरह भीख ना मांगनी शुरू कर दिया करो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। काहे नहीं देंगे? ये नाहल लोग थे जिन्होंने तफ्तीश की, इन्होंने जो क्राइम किया है, जो गलत डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, जो गलत तफ्तीश की है, जो स्क्रिप्ट के मुताबिक इन्होंने काम किया है, जब वो सामने आएगा तो यही सुप्रीम कोर्ट
इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में भी फेंकेगी और इन लोगों को सजा भी होगी। दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क पर करप्ट टोला बैठा हुआ है। मुस्लिम लीग नून को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ मुकदमों का मुस्तकबिल रद्दी की टोकरी है। इमरान खान की नाअहली का कोई चांस नहीं। ये बहुत कमज़ोर है। बेहतर ये है, पॉलिटिकल एडवाइस है कि आप केस को लंबा कर लें, क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं है। तो चले रोज़ तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज़ को ऐसे ज़रा ऊपर करके बातें करने का मौका मिल जाता है। ना इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई चांस है, ना इमरान खान के खिलाफ किसी फैसले का कोई चांस है। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमे इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इनका मुस्तकबिल रद्दी की टोकरी है, क्योंकि सब्सटेंस ही नहीं है। छोटी छोटी बातों के ऊपर भी राई के पहाड़ बनाए जाते हैं। आसान नहीं होता माफियाज का मुकाबला करना। हमारे दामन के ऊपर छींटे नहीं हैं। जो इल्ज़ाम इमरान खान के हवाले से मुस्लिम लीग नून के चंपुओं ने लगाया है, हमने उसका जवाब दिया है। 1971 से लेकर के अब तक की मनी ट्रेल, तमाम की तमाम मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में अब जमा करा दी गई है। अब अगर आपको बचपन के जेब खर्च और ईदियों का हिसाब चाहिए, वो भी बता दें, फिर वो भी ले आते हैं, उसका भी कुछ कर लेते हैं। वो कहते हैं कि 1997 में इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा और 1997 में इमरान खान ने ये अपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं किया। तो भाइयों, जाके 1997 के इलेक्शन के एसेट्स फॉर्म तो देख लो। 1997 के एसेट फॉर्म में के इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, उनमें ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कि कोई कैंडिडेट अपने एसेट्स दे। और विफाक में हुकूमत की इत्तेहादी जमात पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि किसी को भी जमहूरियत की बसात लपेटने नहीं देंगे। उन्होंने कभी गैर जमहूरी कुव्वतों का साथ नहीं दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि कहा जा रहा है पता नहीं वो क्यों नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ से उनका इत्तेहाद जमहूरियत के लिए है। करप्शन की आड़ में किसी एक को निशाना बनाना सियासी बात हो जाती है। मियां नवाज शरीफ के साथ हमारा इत्तेहाद जमहूरियत के लिए है कि करप्शन पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक बीमारी है। उसका इलाज ये नहीं है जिस तरह हम कर रहे हैं। हम खुदा को हाज़िर व नाज़िर जानकर बिल्कुल एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें अफवाज भी हों, जिसमें जजेस भी हों, जिसमें जर्नलिस्ट भी हों, जिसमें कारोबारी लोग भी हों, जिसमें सियासी लोग भी हों, और फिर हम सब मिल बैठ के इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढें। JIT जो कुछ कर रही है, अगर इसका वो स्ट्रेटेजिक वो ये है कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है, वेल एंड गुड। और अगर करप्शन के बहाने पे किसी एक सिमत को निशाना बनाना, फिर तो ये बात सियासी हो जाती है। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी किसी भी कीमत पे किसी भी इदारे को, किसी भी फर्द को जमहूरियत की बसात लपेटने नहीं देगी। तर्जुमान ANP ने कहा है कि JIT रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। ज़ेरे समात मामले को सियासी रंग न दिया जाए। JIT रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको काबिल कबूल होना चाहिए। तर्जुमान ANP का मजीद कहना है कि एहतसाब सबके लिए बिला तफरीक और बिला तमीज का फार्मूला लागू होना चाहिए। मखसूस खानदान पार्टी ग्रुप से इम्तियाजी सलूक का तासुर खत्म करना जरूरी है। इम्तियाजी सलूक का तासुर खत्म करने के लिए एहतसाब का आगाज 1975 से शुरू किया जाए। तर्जुमान ANP के मुताबिक गैर सियासी अनासिर सियासी निजाम के खिलाफ साजिश करने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम लीग नून ने JIT रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जिन्नाती इंक्वायरी के बाद भी नवाज शरीफ के दामन पर दाग नहीं लगा सके। हम नवाज शरीफ पर फख्र करते हैं, पूरी नून लीग उनके पीछे खड़ी है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि इल्जाम खान कहते हैं कि उनके बच्चे अरबपति हो गए हैं। सिर्फ एक आदमी को हटाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कौम मुस्तरद करेगी तो किसी के कहे बगैर घर चले जाएंगे। पंजाब असेंबली क्या पूरा पंजाब नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद करता है। जो पिछले
40, 50, 60 साल का जो है वो सफ़र उसने 60 दिनों में जो है वो तय किया। और JIT जो है वो किसी जगह पे जाए बग़ैर दुनिया में हर जगह पे पहुंची है। वो आइलैंड वर्जन लंदन हो जहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो पिछले 1 साल से जो है वो वहाँ से कोई जो है वो इंफॉर्मेशन, कोई जो है वो डॉक्यूमेंट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, वो नाकाम हुई हैं। लेकिन JIT जो है वो वहाँ से भी जो है वो रिकॉर्ड निकाल के ले आई है। वो कैबलरी फ़ॉन्ट हो, वो किसी मुल्क का जस्टिस डिपार्टमेंट हो, वो किसी मुल्क की जो है वो सी पोर्ट हो, वो हर जगह पे पहुंची है और हर जगह से वो जो है वो रिकॉर्ड जो है वो लेके आ गई है। और कई जगह पे तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने लेटर बाद में लिखा है, रिकॉर्ड पहले से तैयार था और उनके जो है वो बस लेटर का इंतज़ार हो रहा था और हर चीज़ जो है वो उनको मैसर आ गई। अवाम इस बात के ऊपर हैरान भी हैं और लोग पूछते हैं कि ये JIT थी या जिन IT थी कि जो हर जगह पे पहुंची है और हर जगह से हर चीज़ जो है वो उसके पसंद की थी वो ले आई है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास कल सुबह 10 बजे अपोजिशन लीडर के चेंबर में होगा। हतमी मुशावरत के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुलाकात की। शेख रशीद का कहना था कि पीपल्स पार्टी और हमारे मौक़िफ़ में यकसानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी नवाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर चुके हैं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने इस्तीफा ना दिया तो जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की मैं ना मानूं की जिद मुल्क को ले डूबेगी। नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, JIT ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक JIT ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में गलत इदारे से गलत सवालात किए। वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का कहना है कि अगर ये साबित हो जाए कि वजीर आजम ने कभी भी कैपिटल FZE से कोई तनख्वाह ली हो तो शरीफ फैमिली को जितनी चाहे सजा दें। सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की खबर के मुताबिक इन खतूत की तस्दीक कराई गई जो मौजूद थे, मगर उनसे कुछ साबित नहीं होता। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑफशोर कंपनीज के बेनिफिशियल ओनरशिप की तस्दीक नहीं की। अमाराती हुकाम को चालाकी से मुरतब किए गए गलत सवालात भेजे गए। JIT ने मुंतखब गवाहों का जायजा लिया, जबकि मजबूत गवाहों और ख़ानदान की शहादतों को नज़रअंदाज कर दिया गया। JIT के अहम करार दिए गए सबूत नाकिस और बेबुनियाद हैं। JIT रिपोर्ट इशूज़ के मामले में गलत फहमी से भरपूर और मुतासिब है, जो अहदाफ को जहन में रख कर लिखी गई। पनामा पर मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से हासिल करदा तमाम 4 गैर मुल्की दस्तावेजात या रिपोर्ट्स जो JIT की रिपोर्ट के पहले सफ़े पर एक बड़ी कामयाबी और अहम शहादत के तौर पर पेश की गई हैं, JIT की गलत फहमी की बुनियाद पर गलत हैं और इन्हें किसी भी तौर शहादत करार नहीं दिया जा सकता। JIT की हतमी रिपोर्ट के मुताले से जाहिर होता है कि गैर मुल्की अथॉरिटीज़ से पूछे गए सवालात चालाकी से इस तरह बनाए गए थे कि मामले की पूरी तस्वीर हासिल करने के बजाय सिर्फ मखसूस जवाबात हासिल किए जाएं। मुंतखब गवाहों की जांच की गई और अहम गवाहों को नज़रअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट जहन में पहले से तयशुदा हदफ रखकर तहरीर की गई। दी न्यूज़ से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि वज़ीर आज़म ने कभी भी ZFC कैपिटल से तनख्वाह ली है तो शरीफ फैमिली को जितनी चाहें सजा दे दें। हुसैन नवाज ने कहा कि कंपनी शरीफ खानदान की मिल्कियत है, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास कभी इसके शेयर्स नहीं थे और ना ही कभी उन्होंने तनख्वाह वसूल की। उन्हें 2006 में मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरों और वीज़ों में सहूलत हासिल करने के लिए कंपनी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था और कंपनी 2014 में ख़त्म हो गई। जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी के ख़त में तनख्वाह वगैरह का जिक्र कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स से था जो मामूल के मुसव्वदे पर मुश्तमिल था। शरीफ खानदान का इसरार है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस कंपनी से कभी तनख्वाह वसूल नहीं की और JIT के इस ज़िम्न में सबूत सिर्फ रद्दी हैं या फिर किसी गलत फहमी का नतीजा हैं। अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक ख़ानदान का मौक़िफ़ गलत हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि JIT रिपोर्ट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से
उन्हें तनख्वाह की फरहमी या कंपनी की मिल्कियत को साबित करने में नाकाम रही। GIT के पास अब भी मौका है कि वो अपने इस इल्ज़ाम और दीगर को साबित करने के लिए कंपनी की शेयर होल्डिंग का सबूत और वजीर आजम को तनख्वाह की मुंतकली का सबूत फराहम करे। बसूरत दीगर इस सब को रद्दी समझा जाएगा। अभी बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां PTI रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि हम सब एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। उस कंसल्टेटिव प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद हमने फैसला किया है कि कल सुबह 10 बजे हम पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के चेंबर में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरों का इजलास बुला रहे हैं, जिसमें हम GIT को और GIT का जो फॉल आउट है, जो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट है, उस पर तबादला ख्याल का इरादा रखते हैं। GIT के बारे में हमने जो हिकमत अमली अपनानी है आइंदा आने वाले दिनों में, उसमें हमने ज़रूरी समझा कि हम एक दूसरे को एतमाद मिले। दो चीज़ें तो तकरीबन तय हो चुकी हैं, जो बज़ाहिर आपके सामने आ भी चुकी हैं कि जितनी मेन अपोजिशन जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो जमातें हैं, उनसे भी रुजू का एक सिलसिला उसका आगाज़ हो जाएगा। वो मुत्तफ़िक हो चुकी हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को अब चले जाना चाहिए बाइज़्ज़त तरीके से, बावकार तरीके से, क्योंकि उनके पास ना इखलाकी, ना कानूनी और ना सियासी जवाज़ रह गया है कि वो मज़ीद अपने इस मनसब को चिपके रहें। दूसरी चीज़ जिस पर अपोजिशन की जमातों में ज़हनी हमहंगी और इत्तेफाक दिखाई दे रहा है, वो है कि हमारी डेमोक्रेटिक सोच है और हम पार्लियामेंट को एक सॉवरेन इदारा मानते भी हैं, समझते भी हैं। हम पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, उसको रिक्विजिशन करें और उस प्रोसेस हमने आगाज़ कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो मौजूद थे, उन्होंने अपने दस्तखत दे दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो मौजूद थे, उन्होंने अपने दस्तखत दे दिए हैं। MQM की क़यादत से कल मेरा राब्ता हुआ और फ़ारूक सत्तार साहब ने अपनी जमात को इजाज़त दे दी है कि वो भी इस रिक्विजिशन का हिस्सा बन जाएं। काफ लीग के जो मेंबरान हैं, चौधरी परवेज़ साहब ने और चीमा साहब से बात हो गई है, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता हुआ, मेरी सिराजुल हक साहब से मैंने चंद गुजारिशात उनकी खिदमत में पेश की और वो तशरीफ़ लाएंगे इस्लामाबाद, तो मुलाकात भी हो जाएगी। वो इस सिलसिले में उनका बयान बड़ा वाज़ेह आ चुका है, आपके सामने है। तो हम रिक्विजिशन करने जा रहे हैं और सेनेट का 17 तारीख को 4 बजे रिक्विजिशन हो चुका है। चेयरमैन सेनेट ने इजलास बुला लिया है। मंडे को सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की पेशी है और 4 बजे सेनेट का इजलास है। और सेनेट में भी जितनी अपोजिशन जमातें हैं, वो तकरीबन सोच के लिहाज से और सियासी हिकमत अमली के लिहाज से करीब तर हैं। अब उसका इम्पैक्ट GIT का ये हुआ है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर रहा था, कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की काबीना के मेंबरान हैं, वो भी इस रिपोर्ट को उसका दिफा में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। दे आर नॉट कन्विंस्ड और वो समझते हैं कि उनको दलाइल देने में दुश्वारी पेश आ रही है। वो एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे। चुनांचे आज एक स्पेशल इजलास बुलाया गया है कैबिनेट का कि उन काबीना के मेंबरान को अपना नुक्ता नज़र समझाया जाए। मैं समझता हूं कि 1.25 साल से केस चल रहा है, उनको तो ये नुक्ता नज़र अजबर याद होना चाहिए
क्योंकि 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हर पेशी पे वो मौजूद हुआ करते थे। आज की जो हिचकिचाहट है, इससे अंदाजा होता है कि ज़हनी तौर पर नफ्सियाती तौर पर वो GIT की रिपोर्ट को मानी खेज समझते हैं और समझते हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस है, जो मवाद है, वो बड़ा भारी भरकम है और उसका दिफा करना आसान नहीं है। तो आज स्पेशल इजलास बुलाया जाएगा और बुलाया गया है और उनके वकला काबीना को कायल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, घबराहट है लेकिन इतनी भी नहीं है, और इस नुक्ते का ये जवाब है और इस नुक्ते का ये तोड़ है और इसका ये जवाब है। जवाब पैदा करने की वो उन्हें कन्विंस करेंगे। दूसरी चीज़ जो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है पॉलिटिकल फॉलआउट की, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर सोच की, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मेरे लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, सोच की दरार पड़ चुकी है, पार्टी में नहीं, सोच की दरार पड़ चुकी है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा कह रहा है हाँ, हमें नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन महाजराई की हिकमत अमली मुनासिब रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक जमहूरी आईनी सियासी रास्ता मौजूद है और उन्हें अगर इखलाकियात के तकाजे को सामने रखें तो स्टेप डाउन करना चाहिए, और फ़र्ज़ कीजिए वो इखलाकियात को पामाल करते हुए स्टेप डाउन नहीं करते और आर्टिकल 62-63 की तलवार लटक जाती है और वो चल जाती है और नाअहली का मरला सामने आ जाता है और वो इन्वोक हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? कुछ साहिबान कह रहे हैं कि नहीं, हमारी अददी अक्सरियत है, हमारी बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में, हम अपने में से किसी दोस्त को, जिसको नवाज शरीफ साहब जिसको भी मुनासिब समझे, उसको नामजद कर सकते हैं और वो इलेक्ट हो जाएगा। सिस्टम जू का तुम, कोई मसला नहीं, स्मूथ फंक्शनिंग। ये जो है ना जमहूरियत को ख़तरा, कोई ख़तरा जमहूरियत को नहीं है, ना जमहूरियत को ख़तरा है ना सिस्टम को ख़तरा है। ये रास्ता अपनाया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं, और मैं उनको नादान दोस्त कहता हूँ, दोस्त तो हैं नादान, वो कहते हैं नहीं, शहादत का रुतबा पाए और हमें सियासी शहीद बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि लीगल केस और उसके लीगल पहलू जिस पे तरीन साहब मुझसे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं वो डालेंगे। वो तो वो दुकान हो गई ठप, अब इसको सियासी रंग दीजिए, क्योंकि हमने अवाम में जाना है और बिल आखिर जो अवाम की कचहरी है उसमें हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो आइए अभी से पेशबंदी करें, अभी से सफ़बंदी करें, लोगों के जहनों को तैयार करें कि हम अवाम में जाने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। दूसरी जानिब कराची में सरफराज अहमद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। मौका देंगे इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस करेंगे। आपको यहाँ टीम में बेहतर कैप्टन देकर पाकिस्तान में, तो क्या इस फेलियर को आगे आने के लिए जो खिलाड़ी मौजूद है उनको टीका देनी चाहिए यहाँ? नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं होता कि नए लड़के आ रहे हैं तो सीनियर प्लेयर्स को निकाल देना चाहिए। देखिए हमारी आप टीम देखें, सीनियर और जूनियर का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ऐसा नहीं होता कि जूनियर आएंगे तो सीनियर को निकाल देंगे, सीनियर भी टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जूनियर प्लेयर्स आते हैं उनको सिचुएशन का आइडिया नहीं होता। बाज़ वक़्त ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन आई थी जैसे कि इंडिया के मैच के बाद इस तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ था टीम के ऊपर, तो आई थिंक देखिए उसमें जो हमारे सीनियर बैठे हैं, शेख भाई हो गए, हफीज़ भाई हो गए, ये अजहर हो गए, मतलब देखिए एक उनकी बात करने से, क्योंकि उन्होंने ये क्रिकेट खेली हुई होती है, वो एक एक्सपीरियंस से गुजरे हुए होते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है और हमारी टीम को फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये कि मैं समझता हूँ कि अगर सीनियर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जूनियर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो ज़रूर सीनियर और जूनियर को साथ रखना चाहिए। मेरा सवाल है से है, आप मेहनत कर रहे थे, आपकी वालदा हमारे गाँव में बैठी हुई थी, आपके लिए दुआ करें। दूसरा हिस्सा यह है कि
आजम खान का नाम आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तीसरा ये कि अब्दुल्ला भाई ने उनके हवाले से हाँ देखिए बिल्कुल ये अम्मी, हालांकि अम्मी को पहले जाना था, लेकिन बस ये था कि वो कुछ थोड़े से बीते इश्यू हो गए थे, तो जिसकी वजह से माँ बाप की बिल्कुल दुआएं होती हैं, और जिस जगह वो चली गई थी तो आई थिंक डायरेक्टली बिल्कुल दुआएं लग रही थी, बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल वहाँ से दुआएं लग रही थी, और अल्लाह ताला की मदद की, आई थिंक पूरी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं थी हमारे साथ। माँ बाप की दुआएं तो हैं, और माँ बाप की दुआओं से आज अल्लाह ने ये इज्जत दी, ये मकाम दिया। और जहाँ तक आपने बात की आजम भाई की, देखें उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के मतलब साथी हैं, माजिद भाई बैठे हुए यहाँ पे, शाहिद भाई हैं, तो ये सारे लोग हैं। आई थिंक वो लोग अच्छे से जानते हैं वो उन्होंने कितनी मेहनत की है। मैं हो गया, चाहे वो असद शफीक हो, अनवर अली हो, चाहे कराची के और भी प्लेयर्स हैं, देखें हम लोग तो सामने आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी नाम जिंदा रहना चाहिए क्योंकि जिन्होंने क्रिकेट पर बड़ी मेहनत की है, और उनका नाम हमेशा मैं जब भी होता है जहाँ भी रहता हूँ उनकी बड़ी खिदमत है कराची क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, कि अगर आज सरफराज अहमद कुछ हैं तो उनके पीछे आजम भाई हो गए, या जफर भाई हो गए, नदीम उमर साहब, आई थिंक ये तमाम लोग हैं। हमेशा मोइन भाई हैं, हमारे साजिद खान है, पुराने क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, शुएब मोहम्मद, राशिद खान, तो आई थिंक ये तमाम लोग हैं जिनकी बड़ी हमेशा से सपोर्ट रही है, और मैं हमेशा इनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब मुश्किल टाइम था तो इन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बैक किया कि नहीं यार तुम कम बैक करोगे, टीम में कम बैक करोगे, परफॉर्मेंस दिल कभी नहीं हारना। तो आई थिंक ये लोग हैं, अच्छी चीज़ है कि मैं बहुत अच्छे लोगों में उठा बैठा, जिन्होंने मुझे अच्छी गाइडलाइन दी, अच्छी तरबियत दी, और हमेशा यही समझाया कि कभी डिसाइड नहीं होना, मेहनत करोगे, सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला जरूर रिजल्ट देंगे। और जहाँ तक आपने बात की अब्दुल्ला की, तो अब्दुल्ला भाई का पहला टूर था, और माशाल्लाह से बहुत लकी साबित हुए, चैंपियन ट्रॉफी भी अपने साथ ले है। आप मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम में सबसे कम उम्र कप्तान है, तो मैं ये तवक्को करूँ कि आप आइंदा 25 साल तक तो पक्के हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को आपने कामयाबी दिलाई, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी टीम का एक ये भी दुख है कि वो आसमान पर जाती है और फिर ज़मीन पर आ जाती है। आप बताइए कि ये कामयाबी जो है वो किस तरह से आप कंटिन्यू रख सकेंगे? देखिए सर, बहुत अच्छी आपने सवाल किया कि ये अब जो जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी हम लोग जीते हैं तो पूरी पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो यही हमारी आने से पहले मेरी बात होगी कोच से कि अब हमने अब टीम में कंसिस्टेंसी लेके आनी है। जिस तरीके से हम लोग ये चैंपियन ट्रॉफी खेले हैं, जिस तरीके से हमने कमबैक किए, अब हमारा अगला टारगेट यही कि हमने बेहतर से बेहतरी की तरफ जाना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, और जिस तरीके से लड़के मोटिवेटेड हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बेहतरी आएगी, और कंसिस्टेंसी हमारा मेन टारगेट है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रिजल्ट अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। सरकार एक लंबा गैप आ गया है, जून में पाकिस्तान में खेला था चैंपियंस ट्रॉफी और अक्टूबर में हमारा हुआ, इतना लंबा गैप फिटनेस और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस से? देखिए अगर आप बिल्कुल गैप तो लंबा है, लेकिन अगर आप पिछले साल से आप देखें, पिछले लैंड टूर से हम लोग कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। लैंड टूर हमने किया, फिर वेस्ट इंडीज से हम दुबई में खेले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर PSL, फिर वेस्ट इंडीज चैंपियन ट्रॉफी। देखिए गैप तो बिल्कुल है, लेकिन तमाम लड़के जो अपने क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी CPL में कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं, कुछ काउंटीज में प्लेयर्स खेल रहे हैं, और बाकी हमारा फ्यूचर कैंप वहाँ पे लगा हुआ। तो आई थिंक तमाम लड़के जो है वो सब जगह बिजी हैं, और एक अच्छा टाइम मिल गया जो हमारा फिटनेस के थोड़े बहुत हैं। इंटरनेशनल पहले तो कहते थे ना कि हमारा एक गैप है, तो PSL उसको फुल करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक के साथ साथ हमारे PSL भी हो रही है, और उससे पाकिस्तान को प्लेयर्स मिल रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात करी है, तनकीद बिल्कुल होती है, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। जब हम धंधा खेलते हैं तो बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जातियात पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जातियात पे आप तनकीद करते हैं तो वो भी पर्सनल हो जाता है फिर। और मैं ये कहूँगा कि पहले कोई चीज़ कंफर्म कर लें, कोई बात हो उस पर ज़रूर बात करें। यहाँ पे ऐसा क्या होता है, बात हुई भी नहीं होती है, और ऐसे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं जिससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं, सर रातों में नींद नहीं आती जब टीम हार जाती है, कितना प्रेशर होता है। और जिस तरीके से इंडिया वाले मैच के बाद जिस तरीके से क्रिटिसाइज हुआ, फिर एक बीच में एक और वाक़या हो गया, तो देखिए उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम लोग भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, सारे जितने भी खेलते हैं, कभी भी जाहिर सी बात है छोटे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उसको छोटा समझ के या कोई मैसेज दे दिया करें या माफ़ कर दिया करें, लेकिन जातियात पर जब तनकीद होती है तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते और ना कुछ करेंगे। अगर बोलेंगे तो फिर भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तो फिर भी फंसेंगे। तो मैं यही कहूँगा
कि बिल्कुल तनकीद करें, तनकीद करना बिल्कुल राइट है और हम लोग उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले चीज़ों को कंफर्म कर लें, उसके बाद जितना मर्जी अगर वो चीज़ हुई हो उसके बाद जितनी मर्जी हमारी उड़ाना उड़ाएं, ऐसी की ऐसी करें, लेकिन प्लीज़ थोड़ा ख्याल कर लेंगे, क्योंकि बहुत दुख होता है कि जब कोई बात भी नहीं हो, जैसा कि एक इशू हुआ था, कोई बात भी नहीं थी ना वो मैंने बात कही, लेकिन जिस तरीके से वो बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मुझे जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग जब कलाम असम्बली से आए थे, यानी हम लोग बहुत बड़े से आ रहे थे, यानी 124-25 रन से आ रहे थे, आप टीम में ऐसा क्यों नहीं करते कि आप नौजवानों को बताएं कि आखिरी वक्त तक लड़ो, हार जाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़के तो हारो ना। और इंडिया से मैच हार गया इतना अल्लाह आपके जो बुरी सुविधा है यहाँ पर होगी भी लोग मायूस हो जाते हैं अच्छी बात है। तो ये पूछना चाहते हैं सवाल। दूसरा सवाल ये था फाइनल में आपने केदार जादव को आउट किया था, वो सरदार ने आउट किया था, उसके बाद आप बहुत एग्रेसिव हो गए थे, इसकी वजह से हाँ देखिए आगे जो अच्छा अजहर अली को आउट कर दिया टीम से, 6 साल में टीम से बाहर रहा, भाई उसको चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किया, उससे पहले क्यों किया? सर कौन से सवाल का जवाब दूँ? केदार यादव वाला सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए केदार यादव जब बैटिंग करने आया तो उससे पहले मुझे ना थोड़ा सा हसन अली पे थोड़ा गुस्सा आया हुआ था, तो वो मेरी हसन अली पे थोड़ा गुस्सा था, वो एक चौका ऐसा मार गया था कि जो कि बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से मार गया था, तो मुझे पता है कि मेरे बॉलर को ऐसे चौका मारे तो वो एक एग्रेशन था कि इसने मेरे बॉलर को चौका कैसे मारा। उसके बाद जब शदाब को चौका मारा तो वो थोड़ा गुस्सा और बढ़ गया, तो ऐसी बात है वो थोड़ा एग्रेशन था कि मेरे बॉलर को ऐसे आके बड़े बड़े बैट्समैन खेल नहीं पा रहे और इसने आके 2 चौके मार दी पहली बॉल, तो वो एक एग्रेशन था आउट होने के बाद। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, बस वो ठीक है उस वक्त है, क्योंकि फीलिंग ऐसी थी कि उस वक्त ये नहीं चाह रहे थे कि कोई भी बैट्समैन आके इतने मजे से मेरे बॉलर को खेले, तो बस वो एक ऐसी फीलिंग थी। और जहाँ तक आपने बात की अजहर अली की, देखिए अजहर अली पहले से कप्तान था और वो टीम में खेलता आ रहा था और उसको टीम में इंडक्शन हुआ है और जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस की है वो आपके सामने। सर उस वक्त का मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं था सर उस वक्त टीम में। आप भी कराची की प्रोडक्शन कराची से ही आपने कैरियर का आगाज किया और कराची की क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए आपका संदेश देंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट कराची। हाँ देखिए सर मैंने बिल्कुल सारी क्रिकेट जो अपनी कराची में खेली है और कराची से क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि KCC अंडर 15, 17, 19 और उसके बाद मैंने कराची से खेली और सारी असल में देखिए एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा खत्म हो गई है वो हमारी क्लब क्रिकेट थी। जब मैंने स्टार्ट की थी उस वक्त क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा रेगुलर थी, सीमेंट के हम लोगों ने मैचेस खेले थे, वो सीमेंट के ग्राउंड जो है हमारे खत्म हो गए और क्लब क्रिकेट जो है वो मतलब खत्म होती जा रही है। तो आई थिंक सबसे मेन चीज़ भी अगर क्लब क्रिकेट हमारी दोबारा से मैचेस क्योंकि अभी KCC अपनी पूरी कोशिश करती है, अभी भी आज भी दोपहर में मैं मैच खेल के आ रहा हूँ प्रेसिडेंट कप का, तो ये है कि KCC अपनी कोशिश कर रही है कि चीज़ों को बहाल किया जाए। क्लब क्रिकेट होगी तो क्लब क्रिकेट से आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिलेंगे। क्लब क्रिकेट एक नर्सरी होती है तो आपने क्लब क्रिकेट होती रहेगी, क्योंकि KCC अंडर 15, 17, 19 वो तो चलती रहती है, लेकिन अगर क्लब क्रिकेट होगी तो उससे आपको प्लेयर प्रोड्यूस जरूर होंगे। हमने देखा कि आपने अपनी जगह अमार वसीम को भेजा था बैटिंग के लिए, तो उसमें क्या लॉजिक थी? देखिए लॉजिक यही थी कि एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन था और मुझे उस पर ये पता लगा कि इमाद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। हालांकि उस वक्त काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप क्यों बैटिंग करने के लिए, हालांकि प्लेटफॉर्म सेट था, मैं भी जा सकता था बैटिंग करने के लिए, लेकिन उस वक्त जो है मुझे ये लगा कि इमाद वसीम को भेजना चाहिए और वो गया और उसने ज़बरदस्त बैटिंग की वहाँ पर।